नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जिन्होंने पंचायती राज से निकलकर राजस्थान की सबसे बड़ी महापंचायत यानी विधानसभा तक के सफर को तय किया, जिनसे आज भी मिलना आसान है, जो अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं। कोटपुतली का उन्होंने विधानसभा में नेतृत्व किया। नाम है सुभाष शर्मा जी। सबसे पहले तो शर्मा जी स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपका। जैसे कि फिलहाल के जो तात्कालीन मुद्दे हैं उन पर चर्चा करें, उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपना जो राजनीतिक सफर है वो खुद बयां करें, ताकि जो नए दर्शक जुड़े हैं, जो नई पीढ़ी है, वो भी जान सके कि वास्तव में सुभाष शर्मा जी थे क्या। जी मैं तो साधारण आदमी हूँ और साधारण आदमी का कोई परिचय हुआ नहीं करता है वैसे तो। और साधारण आदमी के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसको ये बताना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मैं क्या हूँ और क्या था और क्या बनूंगा। मैं 1995 में मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा था पहला। तब मैं पहला चुनाव जीत करके आया था। तब से मेरी जनप्रतिनिधि के रूप में, निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में मेरी शुरुआत 1995 में हुई। उसके बाद 98 में मैंने इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ा विधानसभा कोटपुतली क्षेत्र से। उसमें मैं थोड़े से बहुत मतों से हार गया, लेकिन मेरी प्रयास लगातार जारी रहे। जनता के बीच में मैं बहुत काम करने वाला व्यक्ति हूँ, सेवा करने वाला होती हूँ, पॉजिटिव चलने वाला व्यक्ति हूँ, हर एक को साथ लेके चलने वाला व्यक्ति हूँ। मेरे पास कोई भेदभाव नहीं होता, मेरे पास किसी प्रकार का जातिवाद नहीं होता, मेरे पास किसी को 1 रुपया खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, मैं किसी को काम के बदले किसी से कुछ नहीं लेता हूँ। और ये मेरी जो सेवा है, इसी ने मुझे कोटपुतली में 2003 में फिर आगे चल करके विधायक बनाया। मेरा जैसा व्यक्ति कोटपुतली में एमएलए बने, विधायक बने, निर्दलीय बने, ये अपने आप में बड़ी बात थी। लेकिन कोटपुतली की जनता में उस वक्त एक जुनून था कि अगर वोट देना है तो सुभाष शर्मा को देना है। ये कोई जुनून, जनता के साथ जो जुड़ाव था, प्यार था, सेवा थी, उनके प्रति जो समर्पण था, ये सब उसी के कारण था। सुभाष जी, अक्सर लोग विधायक बनने के बाद, या मैं कहूँ मान्य विधायक बनने के बाद, कार्यकर्ताओं को भूल जाते हैं, फोन उठाना तक बंद कर देते हैं। लेकिन आपका जुड़ाव आज भी कार्यकर्ताओं से है। जब आप विधायक थे तो उस कार्यकाल के दौरान कोटपुतली के लिए कौन से ऐसे बड़े प्रोजेक्ट आप लेके आए जो आप ताल ठोक के आज भी कह सकते हो कि मैंने अपने कार्यकाल में कोटपुतली के विकास के लिए ये परियोजना लाई। जी, फोन तो मैं शुरू से ही मेरा अपना उठाता हूँ। मेरा कोई पीए फोन नहीं उठाता, मेरा कोई दूसरा आदमी फोन नहीं उठाता, मैं बिजी हूँगा। और अगर मेरे फोन पे कोई कॉल आई है, मिस कॉल आई है, तो मैं 100% कॉल बैक करता हूँ। 100% कॉल बैक होती है, चाहे कितना भी रात हो, दिन हो, किसी भी समय आप फोन करेंगे, सुभाष शर्मा का फोन अटेंड होता है। आपको रात में कोई तकलीफ हो गई, रात को कोई पीड़ित, अभी भी मेरे पास अस्पतालों में फंसे हुए लोग, कहीं पुलिस प्रशासन में फंसे हुए लोग रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 12 बजे फोन करते रहते हैं। तो 100% मैं उनका फोन भी उठाता हूँ और उनको मेरी जितनी भी मेरी शक्ति क्षमता होती है उसके अनुसार उनकी मदद करता हूँ। जहां तक कोटपुतली के विकास की बात है, विकास में कोटपुतली में तो मैं जब बना था उस वक्त एक तरह से बहुत कमियां थी। लेकिन मैं सबसे बड़ी अगर पहला आपको बताऊं और कोटपुतली की जनता को जो संदेश देना चाहूं, तो वो ये है कि कोटपुतली में 24 घंटे की जो विद्युत व्यवस्था है, जो 24 घंटे सप्लाई मिली है, बिना इंटरप्शन के, बिना इंटरप्ट किए बिजली सप्लाई मिल रही है, वो सुभाष शर्मा के कार्यकाल की और सुभाष शर्मा की ही देन है। सुभाष शर्मा ने विधानसभा के अंदर इस प्रश्न को बहुत जवाबदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से उठाया था, जबकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग मेरी बात को सुनने नहीं देना चाह रहे थे। लेकिन मैंने माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को उस वक्त ये कह दिया था कि जब तक मेरी बात सुनी नहीं जाएगी, मैं हाउस को मैं भी नहीं चलने दूंगा। अब तो ये पक्ष विपक्ष वाले आपस में लड़ करके समय बर्बाद कर रहे हैं मेरा, लेकिन चाहे 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, मैं हाउस को नहीं चलने दूंगा। और मैं तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह जी थी हमारी, उनके दायस के सामने जाकर के खड़ा हो गया कि मुझे बोलने का मौका नहीं मिलेगा तो आप निश्चित मान के चलिए कि मैं भी हाउस को नहीं चलने दूंगा। उसका नतीजा ये हुआ कि हाउस ऑर्डर में लाया गया, हाउस ऑर्डर में ला करके सबको बिठाया गया और मेरी बात सुनने के लिए मुझे मैडम ने कहा कि आप 3 मिनट में अपनी बात पूरी कीजिए। मैंने कहा मैं बोलता हूँ। मैंने जमीनी स्टडी की हुई थी और मेरी आदत है ये कि पॉलिटिक्स के अंदर मैं जिन रास्तों से गुजरता हूँ, जिन गांवों से गुजरता हूँ, जिन मोहल्लों से गुजरता हूँ, जिन लोगों से मिलता हूँ, उनकी जो समस्याएं हैं वो मेरे दिमाग के अंदर फिट हो जाती हैं कंप्यूटर की तरह। उनको देख करके जब मेरे हाथ में जब पावर आती है तो मैं निश्चित रूप से उसको इंप्लीमेंट करने का प्रयास करता हूँ। बिजली के खंभे 200-200 मीटर पे लगे होते थे, जमीन पे लाइन तार टिके होते थे, रोड वो एक्सीडेंट होते, भैंसें मरती थी, जानवर मरते थे, ऊंट मर जाते थे, आदमी मर जाते थे टच करके, कोई सुनने वाला नहीं था।
उसके अलावा 3 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे से ज़्यादा बिजली नहीं आती थी। 100 बार इंटरप्शन पैदा होता था, 100 बार बिजली गायब हो जाती थी, बिजली नहीं आती थी। ये सब चीज़ें मैंने देख रखी थी, तो मैंने इसका अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद मैंने लगाया था कि बिना सिस्टम इम्प्रूवमेंट किए इस समस्या का समाधान नहीं होना है, और उस सिस्टम इम्प्रूवमेंट में मैंने अपनी बात विधानसभा में रखी। मैडम ने 3 मिनट का समय दिया था, 17 मिनट तक पिन ऑफ साइलेंसी के साथ पूरा सदन, पक्ष और विपक्ष, मेरी बात को इसलिए सुनता रहा कि ये सबके हित की बात थी, ये उनके इलाकों की भी समस्या थी, और सबने सुना। और सबने सुनने के थोड़ी सी देर बाद ही माननीय विधायक, माननीय मुख्यमंत्री जी वसुंधरा राजे जी वो चैम्बर में बैठी मेरा भाषण सुन रही। उन्होंने स्लिप भेजी और मुझे अंदर बुलाया। मैं चैम्बर में गया तो उन्होंने कहा, सुभाष जी, मैं तुम्हारे सिस्टम इंप्रूवमेंट से मैं बड़ी इंप्रेसिव हूं, आप क्या चाहते हैं, कैसे समझते हैं, आप एक बार दोबारा बताएं। वहां अधिकारियों को बिठा रखा था, उन अधिकारियों के सामने सीएमडी था, क्या नाम है, एनर्जी सेक्रेटरी था, आपका चीफ इंजीनियर था, ये सबके सामने मैंने दोबारा से रिपीट करके जब इन बात बताई तो वसुंधरा जी ने कहा कि आप इनकी बात से कितना सहमत हैं विधायक साहब से। तब सबने कहा कि इनकी बात से हम 100% सहमत हैं कि बात तो यही है, प्रॉब्लम है और सिस्टम इंप्रूव होना चाहिए। मैंने उसका समाधान भी बताया था कि सिस्टम इंप्रूवमेंट में हमको क्या करना है। मैंने कहा था कि जगह जगह 3311 के बिजली घर बनाइए, जगह जगह 132 के बिजली घर बनाइए, जगह जगह 220 के बिजली घर बनाइए, फिर उनके बाद से छोटे छोटे ट्रांसफार्मर जो है ना आप बनाइए। 250 का ट्रांसफार्मर आप एक जगह दे रहे हो, उसके बजाय 25-25 के, 15-15 के ट्रांसफार्मर दीजिए। ना तो इंटरप्शन होगा, ना बिजली गुल होगी, ना प्रेशर आएगा, ना दबाव होगा, जितने आपके पास उपभोक्ता है उतना कनेक्शन दीजिए। वो सारी बातें सुन के वसुंधरा जी को बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने अधिकारियों को कहा, ऊर्जा सेक्रेटरी को, पहले तो सीएमडी को कहा, फिर आप लोग क्या कर रहे हैं। तो ऊर्जा सेक्रेटरी ने बात संभालते हुए कहा, मैडम बजट नहीं है ना हमारे पास में, इसलिए ये समस्या है। बोले नहीं, कितना बजट चाहिए इसमें। बोले इसमें कम से कम 10-12 हजार करोड़ का बजट चाहिए। बोले नो, आप कमेटी बनाइए, सुभाष शर्मा जी उसमें मेंबर होंगे, आप आप ऊर्जा सेक्रेटरी उसके अध्यक्ष होंगे, सीएमडी उसके मेंबर होंगे, और मुझे 3 दिन के अंदर हाउस के अंदर, जब विधानसभा सत्र चल रहा था, बजट सत्र चल रहा था, मुझे 3 दिन के अंदर आप रिपोर्ट बना के दीजिए। 3 दिन में रिपोर्ट बनी। वो तो रिपोर्ट मेरे दिमाग में थी, मैंने फटाफट बनाई, ऊर्जा सेक्रेटरी ने उसको ड्राफ्ट किया और लेकर के पेश कर दिया। तो मैडम के जब पेश हुआ तो मैडम को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, वसुंधरा जी को, आज इस बात के लिए कि राजस्थान में सिस्टम इंप्रूवमेंट करने की मेरी भावना को उन्होंने गहराई से लिया और एक झटके में 4000 करोड़ रुपए का बजट राजस्थान को दे दिया। और उस 4000 करोड़ के बजट में सबसे बड़ी जो उपलब्धि कोटपुतली के विकास की जो बात आप कर रहे हैं, 16 बिजली घर एक ही झटके में एक ही साथ में लेकर के आया, जबकि पूरे राजस्थान के किसी विधायकों ने कोई एक भी बिजली घर नहीं लिया था। 3311 के 16 लिए, 132 केवी के मैंने 2 लिए, जो एक केसवाना में बना, एक जो है ना मेरे यहाँ लाडा कबास में बना, एक मैंने 220 वाला 132 का था कोटपुतली, इसको 220 करवाया। एक में 440 का श्रीमत पांडे ऊर्जा सेक्रेटरी थे उस वक्त, श्रीमत पांडे जी से सिफारिश करवा करके और 440 का लेके आया, जो मेरे लाडा कबास के अंदर आज स्थापित है। इतने सारे बिजली घर बनने के बाद टुकड़ों में फिर छोटे छोटे 15 के ट्रांसफार्मर, 5 के ट्रांसफार्मर, 25 के ट्रांसफार्मर बना करके जब दिए, आज स्थिति ये है कि 24 घंटे आप बिजली सप्लाई ले रहे हो। मैंने उस वक्त सुझाव दिया था, किसानों की बिजली अलग करो, डोमेस्टिक बिजली अलग करो, उद्योगों की बिजली अलग करो। वो तीनों कैटेगरी बना दी गई। आपकी बिजली किसानों की अलग आती है, घरों की बिजली अलग आती है, उद्योगों की बिजली अलग आती है, और आप बिना इंटरप्शन के 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो रही है आपको। उसी रोशनी में आप पढ़ के आए हो, उसी रोशनी में पढ़ने के बाद आप लोग जो है ना आज इसी स्थिति में हो। बिल्कुल यही कमाल है सुभाष जी का। ये तो आपने बता दी बिजली आपूर्ति की, तो उसके अलावा जो अन्य सेक्टर थे उनमें क्या? हाँ, ये तो मैंने एक पहला आपको बताया। उसके अलावा और मेरे सड़कों के टाइम में मैंने जो ना पूरे कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र के एक एक गांव को सड़कों से जोड़ा उस वक्त। और उसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा और था। आज हालत आप देखेंगे, अब यहां से बाहर जाएंगे तो आप देखेंगे सड़क जब बनती है, सड़क के दोनों तरफ जो एरिया बचता है उसके अंदर सोल्जर बांधने का एक नियम है जो टेंडर प्रक्रिया के मध्य आता है। किसी भी कोटपुतली में अब जो है ना किसी भी सड़क के सोल्जर नहीं बंधे हुए, कोटपुतली नहीं राजस्थान में भी नहीं बंधे हुए। मेरे टाइम में ये मामला था, मैंने उठाया विधानसभा में। राजेंद्र राठौड़ जी उस वक्त पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे और मैंने उनको 2 प्रश्न रखे थे विधानसभा में कि मुझे बताएं कि पूरे पिछले 5 साल में कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र में कितनी सड़कें बनी और उनके सोल्जर बांधिए कि नहीं बांधिए, कितनी सड़कों के सोल्जर बांधे। जयपुर जिले में कितनी सड़कें बनी 5 साल में, उसके कितनों के सोल्जर बांध दिए गए, और राजस्थान में कितनी सड़कें बनी, उनके सोल्जर बांधिए कि नहीं बांधिए।
ये मैंने प्रश्न लगाया, वो मेरा प्रश्न लग गया हाउस में। जैसे ही मेरा प्रश्न आया उससे 3 दिन पहले से माननीय मंत्री जी मेरे पास आने लग गए, उससे पहले मिलते नहीं थे। मैंने कहा भाई रूटीन में है, आते हैं, मिल रहे हैं, चल रहे हैं। उसके बाद पहले दिन मेरे पास आए, सुभाष जी आपका सुबह प्रश्न लग रहा है। मैंने कहा हाँ, कोई सप्लीमेंट्री हो तो आप बताइएगा। मैंने कहा नहीं, मेरा कोई सप्लीमेंट्री। पत्रकार जी मैं आपको बता दूं कि मैंने सप्लीमेंट्री प्रश्न कभी भी मंत्री को एडवांस में नहीं दिया, और एट ए टाइम जब मंत्री भाषण देता है, जवाब देता है, उस वक्त बोलता है, उस वक्त सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करके, और मैं उनको पूछता हूं इस बात के लिए कि अब बताइए। पहले तो क्या ये तैयार कर लेते हैं, उनके सेक्रेटरी तैयार कर लेते हैं, जो मर्जी झूठा सच्चा प्रश्न उत्तर बना दिया। मैं उस वक्त एट ए खड़े होकर जब स्टैंडिंग होती है उस वक्त मैं पूछता हूं कि अब बताइए इसका जवाब, तो मुश्किल हो जाता है। तो मैंने वो प्रश्न लगाया। आप ताजुब करेंगे, जब सुबह हमारे बोलने से पहले जब वो प्रश्न का जवाब मेरे पास आया तो उसमें तीनों पॉइंट के आगे लिखा था। एक में तो राजस्थान का बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ी सूचनाएं हैं, 5 साल में बहुत ज्यादा सड़कें हैं, उनकी सूचना आने में भी समय लग रहा है, जैसे ही सूचना प्राप्त होगी माननीय सदस्य को बता देंगे। ऐसे ही जयपुर जिले का आ गया कि जयपुर जिले की सूचना प्राप्त होने पर माननीय सदस्य को बता देंगे। और आप ताजुब करेंगे, कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र का जब आया, सरकार ने, ठेकेदारों ने मिलकर के एक दिन पहले कोटपुतली में सैकड़ों मशीनें लगा करके और सारी सड़कों के सोल्जर बांध दिए। और मेरे पास जो जवाब आया उसमें लिखा आया कि कोटपुतली की सभी सड़कों के सोल्जर बांध दिए गए। मैं देख करके हतप्रभ रह गया, भौचक्का रह गया कि ये क्या हुआ। हाथ ही हाथ में वहां से उठ करके मैंने कहा जब बोलने का नंबर आएगा उससे पहले पता तो करूं। तो मैंने मेरे बाहर चैम्बर में, हमारे जो विधायकों का चैम्बर, उसमें आकर के मैंने जब फोन किया, पता लगा, तो मैंने पूछा, बोले साहब सैकड़ों मशीनें चल रही हैं, यहाँ तो सारी रात में सोल्जर बांध दी। ये भ्रष्टाचार है। वो टोटल पैसा जितना सोल्जर बांधने का ठेकेदार और नेता मिलकर के खा जाते हैं, जनता को पता ही नहीं लगता। आज सड़क के दोनों तरफ 1.5 फुट 2-2 फुट के गड्ढे बने हुए हैं, गाड़ियां टूट रही हैं। सड़कें टूटने का जो सबसे बड़ा कारण है, उसका कारण यही है कि सोल्जर नहीं बांधे जाते। तो पीडब्ल्यूडी में मैंने उस वक्त, जबकि एमएलए कोटे से विकास नहीं होता, अभी भी एमएलए कोटा अगर 5 करोड़ का आ रहा है तो उससे कोई विकास थोड़ी होता है। एमएलए कोटा वो विकास होता है विभागों में जो बजट एलोकेट किया जाता है, उसमें से आप कितना छीन करके ला रहे हो, आपकी योग्यता क्या है, आपकी प्लानिंग क्या है, आप उस बजट को लगा कहां रहे हो और लगाना कहां चाहते हो। ये प्लानिंग अगर आपके पास है तो आप डिपार्टमेंट में पैसा छीन के ला सकते हैं। पानी के मामले में यहाँ सांवरलाल जी जाट मिनिस्टर थे पीएचईडी के, उनके क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में पूरे 5 साल में 600 हैंडपंप लगे, और सुभाष शर्मा के क्षेत्र में 2400 हैंडपंप लगे अकेले। ऐसे ही ट्यूबवेल, ऐसे ही सिंगल फेस जो ना ट्यूबवेल, ये इतना सारा पानी की व्यवस्था मेरे को आकर के शाम किसी ने बताया। मोहल्ले में गया, गांव में गया, जहां भी मेरे को वो साहब हमारे पीने के पानी की जगह वो नहीं है। मैंने तुरंत सरकार को कहा, ठेकेदार को कहा, कलेक्टर को कहा। कलेक्टर को मैंने कहा ये मैं सिफारिश भेज रहा हूँ, आप स्वीकृति जारी कीजिए, और कल ही जो है ना ये ठेकेदार जाएगा और इसको, ठेकेदार को टेंडर पर करिए, जिसको भी आपको पूरी करनी करिए, वो हैंडपंप लगाएगा, ट्यूबवेल लगाएगा, पीने के पानी की व्यवस्था करेगा। आप ताजुब करेंगे, मेरी बनाई हुई सड़कें 20 साल से भी चल रही हैं। आज की बनी हुई सड़कें 6 महीने तक नहीं भुगत रही हैं। इसका सीधा सीधा मैं तो एक आरोप कहें, चाहे आप इसको जो ना किसी भी रूप में लें, ये निश्चित रूप से जनप्रतिनिधियों की और जो सिस्टम है उसकी कमी के कारण है कि कोई सड़कें 6 महीने में टूट रही है। आप 10 साल की गारंटी की सड़कें बना रहे हैं और वो 6 महीने में टूट रही है, और 10 साल की गारंटी में आप रिपेयर भी नहीं कर रहे हैं। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। ये जनता के साथ अन्याय है, सरासर धोखा है। झूठ पाखंड फैला करके उनको और चीजों में भ्रमित करते हैं ताकि वो ये पूछे नहीं कि सड़क टूटी, कैसे टूटी, और वो उसी में खुश है कि बनी तो सही। हमारी जनता की मानसिक स्थिति इस तक पहुंचा दी। तो सड़कें हो, पीने का पानी हो, एजुकेशन सिस्टम है। एजुकेशन सिस्टम में गांव-गांव के अंदर ये जितने भी राजीव गांधी विद्यालय खुलवाने का, और ये जो था उस वक्त, पहले तो अशोक गहलोत गवर्नमेंट करके गई थी, लेकिन इसको राजकीय प्राथमिक विद्यालय बनाने में, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बनाने में सुभाष शर्मा का योगदान है पूरा। घनश्याम तिवारी जी मिनिस्टर थे, उनके पास ये बात चल रही थी। बीजेपी सरकार तो चाह रही थी कि राजीव गांधी का नाम हटे, वो उनकी पॉलिसी है पार्टियों की, पार्टियां कुछ भी आपस में करें, मुझे उससे फर्क नहीं था। मैं ये चाह रहा था कि इसकी आड़ में मैं संस्थाएं डेवलप करा दूं, जिससे आज आने वाली हमारी जनरेशन को शिक्षा का वो मिल सके। मैंने घनश्याम तिवारी जी को वो सिफारिश दी। मैंने कहा आप एक काम करिए, आपका पॉलिटिक्स का मामला वो तो करते रहिए, लेकिन जितनी भी राजीव गांधी पाठशालाएं हैं आप इनको राजकीय प्राथमिक विद्यालय घोषित कर दें। जैसे ही प्राथमिक विद्यालय घोषित करेंगे, जनता को
एजुकेशन सिस्टम मिल जाएगा। राजीव गांधी की कोई उस शिक्षा की कोई ये गारंटी नहीं थी कि वो रहेगी कि नहीं रहेगी, कभी भी हटा सकते थे उसको, क्योंकि उसका बजट बाहर से आता था। वो बजट रहेगा तो चलेगी, नहीं आएगा तो नहीं चलेगी। राजकीय करने के बाद सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि उस स्कूल को रन करना पड़ेगा, और वो हुआ। उनका तो मकसद पूरा हुआ। लेकिन मुझे ये मिला कि कम से कम राजकीय प्राथमिक विद्यालय प्रत्येक गांव गांव में ढाणी ढाणी के अंदर उस वक्त शिक्षा के माध्यम से मिली। और उसका सबसे बड़ा जो और बेनिफिट मिला, उस वक्त राजीव गांधी पाठशालाओं के अंदर जितने कर्मी, शिक्षा कर्मी काम कर रहे थे, उनको भी राजकीय सेवा में दिलवाने का मेरा जो ना पूरा योगदान रहा, जिनको आज प्रबोधक के रूप में और इस कैटेगरी में लेकर के इन्होंने सरकार ने शामिल किया। तो शिक्षा हो, पेयजल हो, सड़कें हो, गली मोहल्ले की हो। आपका कोटपुरली से डाबला रोड की हालत ऐसी थी, 1.5 2 फुट के गड्ढे पड़े हुए। ये पाना देवी कॉलेज के सामने हालत बदतर थी। मैंने उसका मुआयना किया और 1.5 किलोमीटर उस वक्त मैंने सीसी रोड का प्रपोजल भेजा। उसमें 1 किलोमीटर सीसी रोड पूरा आया नाहर सिंह जी के जहां मकान बना हुआ उसके पास तक लेकर के, और फिर पूरा हरेमुख की क्या नाम है, ये नीमका थाना की जो सीमा है हमारी कोटपुतली की, उस सीमा तक नया रोड उस वक्त बना। कोई रोड ऐसा नहीं था जो उस वक्त मेरे समय में नहीं बना। तो आप देखिए, राजस्व के मामले में भी मैंने कलेक्ट्रेट का सिफारिश की थी। पंचायत समिति में, जहां आज पंचायत समिति चल रही है, इसके पास जो जमीन पड़ी हुई है, मेरी सिफारिश थी कि ये पंचायत समिति यहां जिला कलेक्ट्रेट बने। उसी में एसपी कार्यालय हो जाता, उसी में थाना आ जाता। थाने से लेकर के और पंचायत समिति की जो 20-25 बीघा जमीन पड़ी है, वो सारी अगर शामिल हो जाती तो कोटपुतली की दशा सुधर जाती, कोटपुतली का नक्शा बदल जाता, और कोटपुतली एक तो महाराजा के टाइम में कोटपुतली थी, एक ये कोटपुतली बन जाती। लेकिन उसके मेरे जाने के बाद में अपने अपने स्वार्थ कहें या अपने अपने जरूरतें समझें या अपने सोचने समझने की क्षमता के नहीं होने के कारण सोचें, उसका खुर्द-बुर्द कर दिया। और कहीं के कहीं जिला कलेक्टर है, कहीं एसपी कार्यालय है, जगह जगह आप एक आदमी एसपी कार्यालय जाएगा तो वो कलेक्ट्रेट पहुंचने में उसको 2 घंटे लग जाएंगे। 2 घंटे से वो किसी एसडीएम के कार्यालय जाएगा, उसको 2 घंटे लग जाएंगे। आप सोचिए जनता के साथ कितनी बड़ी स्थिति है। बिल्कुल सुभाष जी, इस मुद्दे पर भी डिस्कस करेंगे। अभी आपने वसुंधरा जी का जिक्र किया, आपने गहलोत साहब को भी देखा है, आपने भैरव सिंह शेखावत जी को भी देखा है, जी, और वर्तमान में भजनलाल जी को भी आप करीब से देख जी। पा रहे हैं। उन सरकारों की तुलना अगर वर्तमान सरकार से करें तो क्या? देखिए, वर्तमान सरकार की तुलना करने का कोई मतलब शेष है ही नहीं। वर्तमान सरकार में सिस्टम हावी है, और जिस सरकार में सिस्टम हावी हो जाता है, आप सोचिए जनता दूर हो जाती है, जनता का शोषण होता है, भ्रष्टाचार बढ़ता है, बेईमानी बढ़ती है, हालात इतने खराब हो जाते हैं कि आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं होती, और उनके जनप्रतिनिधि भी वैसा ही करते हैं। आप ताजुब करें, मुझे तो अफसोस होता है, मैं 20 साल से एमएलए नहीं हूं। आज भी मैं जिस विभाग में फोन करता हूं, चाहे किसी भी सेक्रेटरी को, किसी भी डायरेक्टर को, किसी भी एसपी को, किसी भी कलेक्टर को, मेरी बात सुनते हैं, सुनी जाती है। लेकिन सार्वजनिक रूप से सत्ता के जनप्रतिनिधि चुने हुए जो विधायक हैं, वो ये कहते हैं कि कलेक्टर मेरी बात नहीं मान रहा, एसपी मेरी बात नहीं मान रहा। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? इसका मतलब सिस्टम हावी हो गया। अभी पिछले दिनों आपने मीडिया पे देखा होगा, सीकर कलेक्टर और माननीय मंत्री के बीच में नोकझोंक कितनी जबरदस्त तरीके से हुई। जबकि वो प्रभारी मंत्री थे। प्रभारी मंत्री थे वहां, किसी की हिम्मत हो सकती है ऐसा करे? लेकिन चूंकि सिस्टम हावी है सत्ता के ऊपर, ये एक प्रमाण है। आपके इस प्रश्न के बीच में ये प्रमाण है कि जब सीकर कलेक्टर से वहां के जो प्रभारी मंत्री के खिलाफ इस तरह की भाषा और इस तरह का बर्ताव कर सकते हैं, तो आप सोचिए कि पूरे सिस्टम में क्या चल रहा है। किसी भी जगह जाकर के आप देख लीजिए। मुझे तो अफसोस आता है, मैं तो अभी जो नए एसपी आए हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, एक आईजी हमारे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वो नए लड़के हैं, बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। वो भरतपुर रहे, धौलपुर रहे, और जहां भी वो रहे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जयपुर में दूसरी बार जो ना आईजी बन के आए, उनका निर्णय इतना अच्छा है। भाबरू थाने के अंदर आप पटना बना रहे हो, बिहार बना रहे हो, उत्तर प्रदेश बना रहे हो, आप फर्जी तरीके से आप जो ना खिलौना बंदूक रख करके या सही बंदूक रख करके किसी को ब्लैकमेल कर रहे हो, उसको जबरदस्ती जो ना पैसा वसूल करने के लिए आप उसको मुलजिम बना रहे हो। अगर पुलिस के अंदर ये मानसिकता घर कर गई है, तो ये मैं समझता हूं कि आने वाले समय के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है। हमारा सिपाही से लेकर के और डीजीपी तक अगर वो इस मानसिकता से आगे बढ़ रहा है, तो मैं समझता हूं फिर लोकतंत्र का और जनता का कोई धनी दोरी नहीं है।